Right. So new chapter. Welcome to this new chapter. ये है बायोएनर्जेटिक्स। इसका इंट्रोडक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आपके सेल के अंदर जिस तरह आपने केमिस्ट्री में सुना था रिएक्शंस होते हैं, इसके अंदर भी रिएक्शंस होते हैं। ए बी चीजें आपस में मिलते हैं, नए नए चीजें बनते हैं, मिलते हैं नए चीज बन जाते हैं और चीजें टूटती भी हैं। मतलब ऐसा है कि सी टूट जाता है ए और बी में। इसका रिएक्शन आपके सेल के अंदर होते हैं। तो मजे की बात यह है कि सेल के अंदर एनर्जी इन रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिलीज भी होती है और इन रिएक्शंस को एनर्जी मिल भी जाती है। एनर्जी निकलती है, एनर्जी माशाल्लाह से ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये बात वैसे पढ़ी है। अब अगर इन एनर्जी को हम स्टडी करें, कैसे स्टडी करें, कैसे हम स्टडी को कि हाउ मच एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हाँ एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, हाउ मच एनर्जी मतलब क्वांटिटी। अगर हम इसके ये देखिए कि ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसके अलावा हम ये भी देख ले कि हाउ एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मैं अभी इसको कहता हूँ कि गौर से सुनो, ठीक है, गौर से। फिर बाद में इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं और जो चीज मैंने पढ़ाया होगा वो भी वो भूल गया होगा, तो दैट इज वाई थोड़ा उसको मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ ठीक है। हाँ, तो एनर्जी एक शक्ल से कैसे दूसरे शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सन, सूरज की रोशनी से आपको जो एनर्जी मिल जाती है उसका नाम क्या है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में? केमिकल एनर्जी में। अब आप हैरान हो गए हो कि केमिकल एनर्जी क्या है। तो भाई ये जो शुगर आप लोग खा रहे हैं, ये जो ग्लूकोज आप लोग खा रहे हैं, ये सब के सब क्या है? इसके अंदर केमिकल एनर्जी है। और ये पता है कहाँ से आया हुआ है? सूरज की रोशनी से आया हुआ है। आप लोग अगर आप में से कोई शख्स सेब खा रहा है ना, और वो कह रहा है कि यार सेब के अंदर एनर्जी कहाँ से आई है, तो मैं उसको यही कहूंगा कि सेब के अंदर एनर्जी सूरज की रोशनी से आया हुआ है। सूरज, हम और आप लोग एक अंदाज से सूरज खा रहे हैं, ठीक है। सुबह एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है आपके सेल के अंदर। ये सारा गेम इधर चल रहा है। तो अगर आप ये स्टडी करोगे, ये एनर्जी चेंजेस को ये स्टडी करोगे, तो आप बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं। यू आर डूइंग बायो एनर्जेटिक्स। ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन जरा देख ले क्या लिखा हुआ है। लिविंग सेल्स के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी जिसमें चीजें ब्रेकअप होती हैं और बन जाती हैं, इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन रिएक्शन के दौरान होता क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आपको मैं बता चुका हूँ एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आ जाती है। इनकी अगर स्टडी करें, द क्वांटिटेटिव स्टडी, वो देखो यहाँ पर मैंने लिखा था ना क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ दीज एनर्जी रिलेशनशिप्स इन। अच्छा, इन ये काम आप लोग सेल के बाहर भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम लोग इसको सेल के अंदर करेंगे, एक जिंदा जिस्म के अंदर करेंगे। इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। ऑल द organism need energy for keeping themselves alive and functioning। अब ये बात कि हर जानदार अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसके जिस्म के अंदर
एनर्जी का इस तरह का सेटअप होना चाहिए ताकि जिंदगी जो है चलता रहे। अब दो तरह के बड़े मशहूर रिएक्शंस है, एक आपको नजर आ रहा है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। आपने नोट करना है, आपके पास पेंसिल होगा। फोटोसिंथेसिस जो है ये एनर्जी कैप्चरिंग रिएक्शन है, यानी फोटोसिंथेसिस जो है ये एनर्जी को कैप्चर करते हैं, कैच करते हैं, सूरज की रोशनी को पकड़ लेते हैं। जबकि रेस्पिरेशन इसका उलट है, रेस्पिरेशन वो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। हम ऐसा भी तो लिख कर सकते हैं, फोटो सिंथेसिस, और यहां पर क्या लिख देते हैं, रेस्पायरेशन। सूरज की रोशनी, सनलाइट, ये रोशनी फोटोसिंथेसिस में आकर कैच हो जाती है, फोटोसिंथेसिस रोशनी को कैच कर लेते हैं और इस एनर्जी से बनाते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बनाते हैं, केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस के दौरान। फिर क्या होता है कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हो जाती है। ठीक है, वापस ये क्या हो जाती है, ये रिलीज हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ने वो एनर्जी कैप्चर किया और रेस्पिरेशन ने उस एनर्जी को रिलीज कर दिया। सो दिस इज वन थिंग, वन पॉइंट क्लियर। हाँ, और क्या देखते हैं, अच्छा, कलीम कह रहे हैं कि आपकी पिक्चर नजर नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को, हाँ जी नजर आ गया, शुक्र है यार, थैंक यू कलीम। बाकी लोगों में से मैंने पूछा तो था लेकिन शायद उनको याद नहीं रहा, अब मुझे अपना पिक्चर नजर आया। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें, जरा नोट करके जाइए, एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इनके बारे में एक बात याद रखिए कि ये तो एनर्जी पुअर है, इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। ये जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कन्वर्ट किया जाए किस चीज में, शुगर में, शुगर को आप लोग बेशक C6H12O6 लिख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस चीज की मदद से करेंगे, क्लोरोफिल की मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से हम ये काम करेंगे। अब जरा शुगर पे आ जाओ, प्रोडक्ट पे आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो शुगर, अब शुगर क्या है, एनर्जी रिच, इसके अलावा ऑर्गेनिक, इसके अलावा रिड्यूस्ड। तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी था वो एनर्जी पुअर थे, वो इनऑर्गेनिक थे, वो ऑक्सीडाइज थे। इन चीजों को आप लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किस में, एनर्जी रिच, ऑर्गेनिक और रिड्यूस्ड फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसमें हम लोग
क्लोरोफिल का हेल्प लेते हैं, आप थोड़ा इंतजार करेंगे, क्लोरोफिल आपको समझा देंगे, और सनलाइट का हेल्प लेंगे। ये तो छोटी सी छोटा सा डेफिनेशन था फोटोसिंथेसिस का। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स कैन बी समराइज्ड एज, अच्छा ये देखो आमतौर पर होता क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 पानी के मालिक्यूल रोशनी जो है क्लोरोफिल की मदद से मिलके ग्लूकोज बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। अगर आप चेको पानी एज अ बाई प्रोडक्ट यूज हो रहा है, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, दोनों तरफ यूज हो रहा है। पानी आपको रिएक्टेंट साइड पे भी नजर आ रहा है, प्रोडक्ट साइड पे भी नजर आ रहा है, तो क्या करें? एक काम हम कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम सादा कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर 12 पानी के मालिक्यूल है और इस तरफ 6 है, अगर हम इस 6 को इस 12 के साथ काट देंगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ 6 रह जाएंगे। आगे हम इसी क्वेश्चन को जब दोबारा लिखेंगे ना, तो दोबारा ये ऐसा लगेगा। नीचे आप यहां से आके देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 पानी के मॉलिक्यूल्स, लाइट एनर्जी, शुगर और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब पानी गायब है, यहाँ पर पानी नहीं है। तो आपको अभी पता चल गया कि यहाँ पर पानी क्यों नहीं है। जी हाँ, मैंने बता दिया। फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, पहला तो आपको पता है कि पानी है, पानी अपीयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बिकॉज वाटर इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट इन द सेम रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए। एंड रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट इन द अदर्स। फोटोसिंथेसिस में एक सिंगल रिएक्शन नहीं होता भाई, मैं आप लोगों को सिंगल लाइन बताता हूँ, बात ऐसी नहीं है। फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, हम आपकी आसानी के लिए जस्ट एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पानी एक रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है और दूसरे रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट यूज हो रहा है। आपको वैसे मैं बता दूंगा, आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ पानी निकल गया। Because there is no net yield of H2O, we can simplify the summary equation। यानी अगर वो net yield नहीं है तो फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन पहले से मैंने आपको बता दिया था। हाँ, अब आते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उलट है। मतलब फोटोसिंथेसिस में आपने शुगर बनाया था, इधर शुगर टूट टूट जाएगा। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया। ये देखो, शुगर, ऑक्सीजन, दोनों जो है इसकी मदद से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, पानी बन जाएगा और एनर्जी उससे रिलीज हो जाएगी। ये क्या है, एनर्जी रिलीज। फोटोसिंथेसिस कैप्चर करता है, रेस्पिरेशन जिसको रिलीज कर लेता है, तो बिल्कुल उलट है। Photosynthesis uses products of respiration। रेस्पिरेशन जो बनाता है वो फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल करता है, एंड रेस्पिरेशन यूज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो बनाता है वो रेस्पिरेशन इस्तेमाल करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जब बन जाते हैं ना, तो इसे क्या बन जाता है, शुगर बन जाता है ना। तो यहां तक ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस है। लेकिन जब ये शुगर वापस टूट जाते हैं किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, तो फिर इसका रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। वैसे बाद स्टूडेंट परेशान होंगे कि रेस्पिरेशन तो सांस लेने को बोलते हैं, तो भाई वो एक अलग रेस्पिरेशन है। ये एक, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें चीजें टूट जाती है।
ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो कुछ बना रहा है, ये शुगर किसका प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। इसको यूज कौन कर रहा है? रेस्पायरेशन यूज कर रहा है। रेस्पायरेशन का प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस मान कर, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। Respiration is the breakdown of sugar into carbon dioxide and water with the release of energy। बार बार ये बात रिपीट हो चुकी है, बस करो, मजीद क्या करें इसका। ये डायग्राम मुझे वैसे अच्छा लगा, आप लोगों को पहले से समझ आ गया है ये डायग्राम। वही जो कुछ हम मैंने आपको बताया हुआ था, फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी आ रही है, वहां से शुगर बन रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो दोबारा से टूट रहा है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। सो चीजें जो है रिपीट हुई है, वही डायग्राम है बिल्कुल फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। अब ये पॉइंट जरा नोट कर लीजिए, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। इस तरह के मैं हम लोग बड़े प्यारी प्यारी एमसीक्यूज बनाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए। इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओनली लिखा है ना इधर। हम बहुत सारी चीजें इस ओनली में है। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, ये सिर्फ डे टाइम में होता है। जब ओनली आ गया तो मतलब बस सिर्फ डे टाइम में। जबकि रेस्पायरेशन गोज ऑन डे एंड नाइट, इसको स्टार लगा दे। रेस्पायरेशन डे नाइट दोनों में होता है। ड्यूरिंग डे लाइट फोटोसिंथेसिस बिकम्स द डोमिनेंट प्रोसेस। दिन के वक्त डोमिनेंट प्रोसेस कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और रात के वक्त डोमिनेंट प्रोसेस कौन सा होता है? रेस्पायरेशन होता है। ये मैं आपको थोड़ा इधर समझा देता हूँ, इधर खाली जगह बहुत ज्यादा था। यहाँ देखते जाए, दिन के वक्त लीफ से एक पत्ता है, पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दोनों से क्या बन जाता है? शुगर बन जाता है। ये तो दिन के वक्त है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत रेस्पायरेशन दिन के वक्त भी होता है। यानी शुगर, थोड़ा बहुत शुगर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में टूट जाता है। थोड़ा सा रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन बहुत कम है। और फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है, लिहाजा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, आउट। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बाहर आएगा। भाई फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है यार, तेज रोशनी है, हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। अब रात के वक्त क्या होता है? अगर तो मैं इसी लीफ को दोबारा लिखूं, रात के वक्त कार्बन, शुगर जो, सॉरी, शुगर टूट जाता है किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये देखो, फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, रात के वक्त पत्ता ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है। सो रात के वक्त दरख्त के नीचे सोने का तो एक थोड़ा सा मसला हो सकता है ना, कि ऑक्सीजन जो है वो पत्ते खुद ही ले रहे हैं, तो थोड़ा इश्यू हो सकता है। बाद वो कहते हैं बंदा मर जाएगा, यार मरने का तो ये नहीं है कि बंदा मरे दरख्त के नीचे, लेकिन ये थोड़ा सा गुचन होगी। सही है। हाँ जी। तो ये देखो, ये आपका इन्वायरमेंट है ना, ये आपका इन्वायरमेंट है, माहौल है आपका।
दिन के वक्त क्या हो रहा है, रात के वक्त क्या हो रहा है। अब देखो एक ऐसा टाइम जिसमें सुबह के वक्त ना डाउन या डस्क हो, या जब सुबह के वक्त जब से सूरज निकल रहा है या शाम को सूरज कर हो रहा है, 60 सेकेंड है कि जल्दी बताता हूँ। ऐसा टाइम आएगा कि ऑक्सीजन का जितना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस बना रहा है वो इतना होता है जैसे कि जिसको रेस्पिरेशन इस्तेमाल कर सके। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन इधर आ जाता है, फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है। और वो ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करता है, ये रेस्पिरेशन इस्तेमाल करता है। सो नतीजे में क्या होगा, ऑक्सीजन माहौल को मिलता ही नहीं है, सारा ऑक्सीजन वो लीफ खुद ही इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। दूसरे वीडियो में दोबारा बताऊंगा, ठीक है। कंपेंसेशन पॉइंट दूसरी वीडियो में दोबारा बताऊंगा, जैसे टाइम खत्म होने वाला है। कंपेंसेशन पॉइंट एक बार फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अब जरा यहाँ पे कहते हैं डेफिनेशन की तरफ आते हैं, बल्कि 7-8 मिनट ब्रेकअप लेते हैं, दोबारा बायोलॉजी पढ़ाता हूँ।